उस कुत्ते लाला की इतनी हिम्मत, उसने मेरी माँ पर हाथ उठाया। राधा, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। मैं इन सबको इसी हवेली में जिंदा गाड़ दूंगा। किशन पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। उसने बिना सोचे समझे कुंडी पकड़ ली और झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, राजस्थान और मालवा की सीमा पर बसा भानगढ़ एक ऐसा गांव था जहां के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। गांव के पश्चिमी छोर पर एक वीरान पहाड़ी थी और उस पहाड़ी की चोटी पर सीना ताने खड़ी थी ठाकुर संग्राम सिंह की 100 साल पुरानी काली हवेली। आज उस हवेली की लाल ईंटें काली पड़ चुकी थीं। छतों पर पीपल की जटाएं उगाई थीं और खिड़कियों के टूटे कांच किसी अंधे की आंखों जैसे लगते थे। लेकिन उसका खौफ गांव के बच्चे बच्चे की रगों में आज भी जिंदा था। पूस महीने की कंपा देने वाली रात थी। गांव की चौपाल पर एक बड़ा सा अलाव सुलग रहा था, जिसके चारों तरफ कोहरा लिपटा हुआ था। अलाव के पास गांव का सबसे क्रूर साहूकार लाला रतन लाल। अलाव की दूसरी तरफ जमीन पर बैठा था किशन, एक 30 साल का सीधा साधा, मेहनती लेकिन कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ गरीब किसान। ठंड और डर से उसका शरीर कांप रहा था। लाला जी, मेरे बापू ने आपसे सिर्फ 200 रुपए लिए थे। मैं 5 साल से आपके खेतों में बिना मजदूरी के खट रहा हूँ। कल अगर आपने मेरी वो जमीन और बैल छीन लिए तो मेरी बूढ़ी माँ और पत्नी जीते जी मर जाएंगी। मुझ पर थोड़ा रहम खाइए। लाला रतन लाल ने अपने हुक्के का गाढ़ा धुआं सीधे किशन के चेहरे पर छोड़ दिया। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। वो जानता था कि किशन की जमीन बहुत उपजाऊ है और उसे हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अलाव की रोशनी में लाला का चेहरा किसी शैतान जैसा लग रहा था। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरी चौपाल में सन्नाटा ला दिया। लाला रतन लाल के बही खाते में रहम नहीं होता किशन, पर हां, अगर तू आज रात भानगढ़ की उस काली हवेली में रुककर ठाकुर की चांदी की छड़ी ले आए तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। चांदी की छड़ी और हवेली का नाम सुनते ही पास बैठे गांव के सबसे बुजुर्ग काका सीताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। आग में जलती लकड़ी के चटकने की आवाज भी अब भयानक लगने लगी थी। हवा का एक बर्फीला झोंका आया जिससे अलाव की लपटें कांप उठीं। काका सीताराम जानते थे कि भानगढ़ की हवेली में रात गुजारने का मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। पिछले साल भी एक नौजवान वहां गया था और सुबह उसकी लाश ही बाहर आई थी। लाला, तू इस गरीब लड़के को मौत के कुएं में धकेल रहा है। किशन, तू इसकी बातों में मत आ। जमीन चली जाए तो सूखी रोटी खा लेना, पर उस चुड़ैल चंपा की हवेली में मत जाना। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। किशन के दिमाग में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ भूख और गरीबी की धीमी मौत थी और दूसरी तरफ हवेली का वो खौफनाक साया। उसे अपने बापू का चेहरा याद आया, जिन्होंने मरते वक्त खेत की मिट्टी उसके हाथों में रखकर उसे कभी न बेचने की कसम ली थी। किशन ने अपनी धोती कसकर बांधी। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक हताश आदमी की हिम्मत आ गई थी। उसने लाला की तरफ देखा। काका, जमीन गई तो मेरे पास बचेगा ही क्या? मेरी माँ उसी मिट्टी को पूछती है। लाला जी, आप सुबह सूरज निकलते ही उस चांदी की छड़ी का इंतजार करना। किशन तेज कदमों से अपनी छोटी सी झूंपड़ी की तरफ मुड़ गया। जब उसने अपनी पत्नी राधा को लाला की शर्त के बारे में बताया, वो जानती थी कि हवेली से रात को औरतों के रोने और पायल छनकने की डरावनी आवाजें आती हैं। उसने किशन को रोकने की बहुत कोशिश की। आप पागल हो गए? हम दोनों मिलकर किसी के खेत में मजदूरी कर लेंगे। मैं आपको उस मौत की हवेली में नहीं जाने दूंगी। हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाइए। किशन ने अपनी लाठी पर सरसों का तेल मला और लालटेन में केरोसिन पूरा भर दिया। वो अपनी पत्नी के आंसू पोंछ ही रहा था कि दरवाजे पर काका सीताराम आ खड़े हुए। उनके हाथ में एक छोटी सी काले कपड़े की पोटली थी। काका का चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने वो पोटली किशन के हाथों में रख दी और उसे उस हवेली के काले इतिहास और बचाव के तरीके के बारे में बताना शुरू किया। बेटा, खाली हाथ मत जा।
इस पोटली में शमशान की राख, पीली सरसों और एक लोहे की कील है। तू जिस कमरे में रुकेगा उसकी चौखट पर इस राख की लकीर खींच देना और कील गाड़ देना। कोई बुरी ताकत अंदर नहीं आ पाएगी। काका ने किशन को 3 सख्त नियम बताए। पहला, चाहे कुछ भी हो जाए रात भर कमरे से बाहर मत निकलना। दूसरा, अगर हवेली में कोई अपनी जानी पहचानी आवाज देकर बुलाए तो पलटकर जवाब मत देना। और तीसरा, अगर कोई रोते हुए पानी मांगे तो उसे भूलकर भी पानी मत देना। किशन ने पोटली को अपने माथे से लगाया, उसे अपनी जेब में रखा और अपनी लालटेन उठाकर घने कोहरे में पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। गांव से हवेली की दूरी करीब 2 कोस थी। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और कांटों से भरा हुआ था। जैसे जैसे किशन पहाड़ी पर चढ़ रहा था, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। हवा के झोंके सूखे बांस के पेड़ों से टकराकर डरावनी सीटी जैसी आवाज निकाल रहे थे। सूं सूं। लालटेन की पीली रोशनी में किशन को अपनी ही परछाई किसी भूत जैसी लग रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। किशन जी, मुझे घर ले चलिए। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। किशन का कलेजा मुंह को आ गया। यह आवाज हूबहू उसकी पत्नी राधा की थी। उसका मन किया कि वो मुड़कर देखे और अपनी राधा को गले लगा ले, लेकिन तभी उसे काका सीताराम की चेतावनी याद आ गई कि वो छलावा है, मुड़कर जवाब मत देना। नहीं, राधा घर पर है। ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। मुझे मुड़कर नहीं देखना है। जय बजरंगबली। किशन ने आंखें बंद की, पसीना पहुंचते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और अपनी चाल दुगनी कर दी। कुछ ही देर में वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया जहां हवेली खड़ी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा 15 फुट ऊंचा था, जिस पर लोहे के बड़े बड़े कांटे और जंग खाई हुई एक भारी जंजीर लटती थी। अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आई, जैसे पुराने सूखे गुलाबों में किसी ने सड़ा हुआ मांस मिला दिया हो। किशन ने हवेली की दहलीज लांघी। हे भगवान, कितनी भयंकर बदबू है। मुझे जल्दी से दूसरी मंजिल पर वो कमरा ढूंढना होगा और छड़ी लेनी होगी। किशन हवेली के विशाल आंगन में दाखिल हुआ। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। किशन अभी आंगन के बीच में ही था कि अचानक उसके पीछे से हवेली का वो भारी मुख्य दरवाजा अपने आप बहुत जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब किशन पूरी तरह से उस शापित हवेली में कैद हो चुका था। घबराहट के बावजूद किशन ने खुद को संभाला। वो सामने लकड़ी की चौड़ी सीढ़ियों से दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी बुरी तरह चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबी गैलरी थी और आखिर में ठाकुर का मुख्य कमरा था। किशन ने दरवाजा खोला। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि धूल से सनी एक पुरानी मेज पर शेर के मुंह वाली वो चांदी की छड़ी रखी हुई थी। मिल गई, मेरी जमीन बच गई। अब बस मुझे सुबह तक इस कमरे में जिंदा रहना है। किशन ने तुरंत काका सीताराम की दी हुई पोटली निकाली। उसने दरवाजे की दहलीज पर शमशान की राख और पीली सरसों की एक मोटी लकीर खींच दी। फिर अपना भारी जूता निकालकर उस लोहे की कील को चौखट के किनारे जोर जोर से ठोक दिया। अपना सुरक्षा घेरा बनाने के बाद रात के करीब 12 बज रहे थे और हवेली में मुर्दों जैसी खामोशी थी। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक हवेली के बिल्कुल निचले हिस्से यानी अंधेरे तहखाने से एक आवाज आनी शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चांदी की पायल पहने हुए तहखाने से बाहर निकल रहा है, और हर छमछम के साथ वो आवाज सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल की तरफ आ रही थी। वो जो कोई भी था वो किशन के कमरे की तरफ ही आ रहा था। किशन ने अपनी लालटेन की बत्ती थोड़ी कम कर दी। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि गैलरी की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई है और सड़े हुए मांस की वो गंध अब चमेली के इत्र की महक में बदल गई है। हे बजरंगबली, काका ने कहा था मुझे इस आवाज का जवाब नहीं देना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये दरवाज़ा नहीं खोलना है। मेरी राधा और माँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। पायल की आवाज ठीक किशन के कमरे के बंद दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। एक भारी सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि किशन को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। तभी दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी खाली जगह थी, वहां से किशन की नज़र बाहर खड़े किसी के पैरों पर पड़ी। लालटेन की पीली रोशनी में उसने देखा कि वो पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। उन काले और सड़े हुए पैरों में भारी चांदी की पायल बंधी थी, जिस पर सूखा हुआ खून जमा था। तभी दरवाजे पर बहुत ही हल्के से दस्तक हुई। खट खट खट। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत कमजोर और बीमार इंसान अपनी उंगलियों के पोरों से दरवाजा बजा रहा हो। दस्तक के तुरंत बाद एक औरत के रोने की बहुत ही दर्दनाक, घुटन भरी और सिसकती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। ये आवाज इतनी असली और दर्द भरी थी कि किसी भी इंसान का दिल पसीज जाए। ठाकुर जी, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। इन ईंटों ने मेरा सीना दबा रखा है। मुझे थोड़ी सी हवा दे दो, बस थोड़ा सा पानी। ये आवाज सुनकर किशन के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक सीधा साधा किसान था, किसी को तड़पते हुए सुनना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद ये कोई प्रेत नहीं, बल्कि सच में कोई गरीब औरत है जिसे लाला रतन लाल ने उसे डराने के लिए भेजा है, या शायद कोई सच में तहखाने में फंसा हुआ है। उसका दिल पिघलने लगा और उसका हाथ अपने आप दरवाजे की कुंडी की तरफ उठने लगा। ये तो किसी जिंदा औरत की आवाज लग रही है। शायद चंपा की आत्मा नहीं है, शायद सच में कोई प्यासा है जिसे मेरी मदद चाहिए। किशन जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर फर्श पर पड़ी शमशान की राख की उस लक्ष्मण रेखा पर गई। राख का रंग पीला पड़ चुका था और उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जैसे कोई बाहर से उस रेखा को जलाने की कोशिश कर रहा हो। राख में पड़ी पीली सरसों चटकने लगी थी। चट चट। उसे काका की वो चेतावनी याद आ गई। पहला, चाहे कुछ भी हो जाए, रात भर कमरे से बाहर मत निकलना। दूसरा, अगर हवेली में कोई अपनी जानी पहचानी आवाज देकर बुलाए तो पलटकर जवाब मत देना। और तीसरा, अगर कोई रोते हुए पानी मांगे तो उसे भूलकर भी पानी मत देना। नहीं, ये छलावा है। काका ने कहा था कि वो मेरे दिमाग और दया से खेलेगी। मुझे इस कमरे से बाहर नहीं जाना है। सुबह तक, बस सूरज निकलने तक जिंदा रहना है। जब दरवाजा नहीं खुला तो बाहर सन्नाटा छा गया। उल्टे पैर दरवाजे के नीचे से गायब हो गए। किशन को लगा कि मुसीबत टल गई है। उसने राहत की लंबी सांस ली और चांदी की छड़ी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। रात के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन हवेली का असली आतंक अभी शुरू होना बाकी था। अचानक नीचे आंगन से हवेली के भारी लोहे के मुख्य दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आई। चर्र, धड़ाम। ऐसा लगा जैसे कोई हवेली के अंदर दौड़ता हुआ आया हो। नीचे आंगन से किसी के भारी कदमों की और जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज चंपा की नहीं थी, ये आवाज हूबहू किशन की पत्नी राधा की थी। ऐसा लग रहा था जैसे राधा को कोई पीट रहा है और वो दर्द से चीख रही है। राधा के रोने की आवाज लकड़ी की सीढ़ियों से होते हुए दूसरी मंजिल की गैलरी तक आ गई थी, बिल्कुल किशन के कमरे के दरवाजे के बाहर। किशन जी, दरवाजा खोलिए। लाला की गुंडों ने घर पर हमला कर दिया है। उन्होंने माँ को मार दिया है और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे बचा लीजिए, दरवाजा खोलिए। ये सुनते ही किशन के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसका खून खौल उठा। लाला रतन लाल की क्रूरता वो अच्छी तरह जानता था। उसे लगा कि लाला ने धोखा दिया है और उसकी गैर मौजूदगी में उसके परिवार पर हमला कर दिया है। एक पल के लिए किशन भूल गया कि वो भानगढ़ की काली हवेली में है। उसे सिर्फ अपनी राधा की चीखें सुनाई दे रही थी। दरवाजा खोलो, वो मुझे मार डालेंगे। उस कुत्ते लाला की इतनी हिम्मत, उसने मेरी मां पर हाथ उठाया। राधा, डरो मत, मैं आ रहा हूं। मैं इन सबको इसी हवेली में जिंदा गाड़ दूंगा। किशन पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। उसने बिना सोचे समझे कुंडी पकड़ ली और झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का नजारा देखकर किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गैलरी में घुप अंधेरा था।
वहां कोई राधा नहीं थी, कोई लाला के गुंडे नहीं थे। वहां सिर्फ एक काली, लंबी और सड़ी हुई आकृति हवा में तैर रही थी। उस आकृति ने एक फटी हुई सफेद साड़ी पहनी थी जो खून से लथपथ थी। उस आकृति का चेहरा उसका कोई चेहरा ही नहीं था। जहां आंखें, नाक और मुंह होने चाहिए थे, वहां सिर्फ एक गहरा काला और सड़ा हुआ गड्ढा था जिसमें से कीड़े गिर रहे थे। ये राधा नहीं, चंपा की आत्मा थी जो अपनी असली और खौफनाक शक्ल में किशन के सामने थी। किशन पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूने दरवाजा खोल दिया किशन। मेरी प्यास पर दया नहीं आई, पर अपनी पत्नी की आवाज पर बाहर आ गया। अब तू भी मेरे साथ इसी दीवार में दफन होगा। वो आत्मा हवा में तैरती हुई किशन की तरफ झपटी। मेरा सीना। हे भगवान, काका ने सही कहा था, ये छलावा है। मैंने दरवाजा क्यों खोला? आत्मा कमरे के अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी चौखट पर पड़ी शमशान की राख और पीली सरसों की लकीर ने अपना काम किया। जैसे ही आत्मा का साया उस लकीर पर पड़ा, एक नीली रंग की आग भभक उठी। भक! राख से मंत्रों की गूंज उठी और आत्मा दर्द से चिंघाड़ती हुई पीछे गैलरी में जा गिरी। उसका शरीर उस राख की रेखा को पार नहीं कर सका। ये आग मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। मैं इस पूरी हवेली की मालकिन हूँ। तू सुबह का सूरज जिंदा नहीं देख पाएगा। किशन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सीने पर जहां आत्मा का हाथ लगा था, वहां उसके कुर्ते पर एक काला, जला हुआ निशान बन गया था और उसकी त्वचा झुलस गई थी। किशन कमरे के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। बजरंगबली, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राधा ठीक होगी, ये बस मेरे दिमाग से खेल रही है। मुझे सुबह का इंतजार करना है, बस कुछ घंटे और। रात के 3 बज चुके थे। हवेली का माहौल अब और भी दम घोटू हो गया था। बाहर गैलरी से आत्मा की आवाजें आनी बंद हो गई थीं। किशन को लगा कि शायद राख के घेरे ने उसे हमेशा के लिए डराकर भगा दिया है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली का असली आतंक दरवाजे के बाहर नहीं, बल्कि दीवारों के अंदर छिपा था। कमरे में एकदम सन्नाटा था। ठाकुर ने मुझे दीवार में चुना था, आज मैं तुझे इस दीवार में चुनूंगी। ईंटों के बीच सांस घुटने का दर्द कैसा होता है, अब तू महसूस करेगा। किशन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं और खिसकती ईंटों की धूल उसके फेफड़ों में भर रही थी। हे भगवान, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मेरी राधा भूखी मर जाएगी। रुक जाओ चंपा, मुझे छोड़ दो। मैं ठाकुर नहीं हूं, मैं एक गरीब इंसान हूं। गरीब? तुम इंसानों की गरीबी और दया सब झूठी है। जब ठाकुर ने मुझे यहाँ गाड़ा था, तब भी कोई मेरी चीखें सुनकर नहीं आया था। तुम सब स्वार्थी हो। आज तू भी इसी अंधेरे में तड़प तड़प कर मरेगा, जैसे मैं मरी थी। तभी अंधेरे में किशन के हाथ से चांदी की छड़ी फिसलकर जमीन पर गिर गई। छनन! उस छड़ी के गिरते ही एक अजीब सी चमक कमरे में फैल गई। किशन की नजर उस छड़ी पर पड़ी। ये छड़ी चमक क्यों रही है? काका ने कहा था कि इस छड़ी में ठाकुर का बहुत घमंड था। शायद इसमें कोई राज है। को जोर से घुमाया। कट! छड़ी का ऊपरी हिस्सा खुल गया और उसके अंदर से लोहे की एक पुरानी, जंग खाई हुई चाबी नीचे गिर पड़ी। चाबी? ठाकुर की छड़ी के अंदर चाबी क्यों छिपी है? ये जरूर तहखाने के उस ताले की चाबी होगी जहां चंपा को गाड़ा गया था। चाबी के बाहर आते ही कमरे का माहौल अचानक बदल गया। खिसकती हुई दीवारें जहां थीं वहीं रुक गईं। छत नीचे आना बंद हो गई। चंपा की आत्मा की चीखें, जो अभी तक गुस्से में थीं, अब एक अजीब सी दर्दनाक और सिसकती हुई पुकार में बदल गईं। ये चाबी, ठाकुर ने मेरी मौत के बाद इस चाबी को छिपा दिया था, ताकि मेरी हड्डियों को कभी सूरज की रोशनी न मिल सके। मुझे खोल दो किशन, मुझे इस अंधेरे से निकाल दो।
कमरे का दरवाजा जो ईंटों में बदल चुका था अब वापस लकड़ी के दरवाजे में बदल गया और जोर से खुल गया। चरर धड़ाम। बाहर गैलरी में सुबह की हल्की सी नीली रोशनी डॉन खिड़कियों से अंदर आ रही थी। मुर्गे की बांग दूर गांव से सुनाई दी। रात का खौफ खत्म हो रहा था। किशन पसीने और खून से लथपथ था, लेकिन वो समझ गया था कि चंपा की आत्मा उसे मारना नहीं बल्कि अपनी मुक्ति चाहती थी। चंपा, मैं तुम्हारी हड्डियां यहां सड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आज सूरज की रोशनी दिखाऊंगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। ये एक गरीब किसान का वादा है। किशन लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आंगन में आया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। उसने हवेली के बाहर आकर पहाड़ी के नीचे एक साफ जगह पर लकड़ियां इकट्ठी की। उसने चंपा की हड्डियों को चिता पर रखा और मंत्र पढ़ते हुए आग लगा दी। भभक। आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं। धुएं के बीच से किशन को एक पल के लिए एक सफेद साड़ी वाली लड़की मुस्कुराती और हाथ जोड़ती हुई दिखाई दी, जो फिर हवा में विलीन हो गई। हवेली का खौफनाक सन्नाटा अब शांति में बदल गया था। सुबह के 8 बज चुके थे। भानगढ़ की चौपाल पर लाला रतन लाल अपने गुंडों के साथ अलाव ताप रहा था। उसे पूरा यकीन था कि किशन की लाश हवेली में पड़ी होगी और अब वो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। गांव के लोग, राधा और काका सीताराम डरे हुए और उदास चेहरों के साथ वहां खड़े थे।